नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ रहे थे, जिसमें से लाइट रिएक्शन हो गया। आज हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में पूरा होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट रिएक्शन के लास्ट में एटीपी और NADPH बनता है, और ये लाइट रिएक्शन का ये प्रोडक्ट जो होता है वो डार्क रिएक्शन में यूज होता है। डार्क रिएक्शन को कई नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इसका नाम C3 साइकिल भी है, और इसका एक और नाम है पेंटोज शुगर रिडक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस CO2 और H2O ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डार्क रिएक्शन में चेंज होता है, शुगर बनता है। डार्क रिएक्शन शुरू करें इससे पहले कुछ फैक्ट्स की जानकारी हम लोगों को हो जाए। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, वो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर डार्क रिएक्शन शुरू करते हैं। फैक्ट्स में देखें, डार्क रिएक्शन, इसको हम डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल भी कहते हैं, या बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज, या इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल, या पेंटोज शुगर रिडक्शन। क्यों कहते हैं? केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि केल्विन ने इसको रिसर्च किया, डिस्कवर्ड किया। बायोसिंथेटिक फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शुगर का फॉर्मेशन होता है। C3 साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन का होता है, यानी फास्फोग्लिसरेट बनता है। अभी लास्ट में हम लोग चलेंगे, देखेंगे इसको। इसलिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। C4 साइकिल इस अलग एक दूसरी साइकिल है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसमें जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन का बनता है, ऑक्सैलो एस्टिक बनती है। पेंटोज शुगर सिंथेटिक इसलिए कहते हैं, इसमें पेंटोज शुगर का सिंथेसिस होती है, रिडक्शन होता है, पेंटोज शुगर का रिडक्शन होता है। तो ये कई नाम हैं, इस सब नामों को हमें जानने की जरूरत है। डार्क फेज, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, बायोसिंथेटिक फेज, C3 साइकिल एंड पेंटोज शुगर रिडक्शन, इतने इसके नाम हैं। इसमें डार्क रिएक्शन आपकी बुक्स में लिखा है, डार्क रिएक्शन इज मिसनॉमर। ये जो है वो इसका मिसनॉमर है, सही नाम नहीं है, मिसनॉमर। इसको क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन इज मिसनॉमर का मतलब इसका गलत नाम है। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन जो होती है वो डार्क जो लिखा गया है अंधेरे में नहीं होती है। इसका आशय अंधेरे से नहीं है, इसका आशय है इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लाइट रहे या न रहे, लाइट से यह स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट रिएक्शन होता है। यह दिन में भी हो सकती है, लाइट की उपस्थिति में भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि रात में होती है। इसलिए यह मिसनॉम है इसका। आपके NCERT बुक में लिखा है कि डार्क रिएक्शन गलत नाम है। क्यों? क्योंकि लाइट अंधेरे में नहीं होती, ये लाइट से इंडिपेंडेंट है, लाइट के प्रोडक्ट का यूज करती है लाइट, लेकिन लाइट पे डिपेंड नहीं है, यानी लाइट पर ये इनडायरेक्टली डिपेंड है। ये मिसनॉमर है। एक इसकी खोज, डिस्कवरी किसने किया? इसको मेल्विन कैल्विन ने, M कैल्विन ने किया इसकी खोज। M
केल्विन ने खोज किया। खोज के पीछे थोड़ा सी हिस्ट्री है, इसको हमें जानना जरूरी है क्योंकि बुक्स में लिखा है, इतिहास है इसका डिस्कवर का। केल्विन जो है डिस्कवरी कैसे किया, खोज कैसे किया, इन्होंने जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, ध्यान से देखिएगा इसका, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक का यूज किया इन्होंने। क्या यूज किया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, इसको याद रखिएगा। इस टेक्निक का इन्होंने यूज किया और जो है वो उन्होंने CO2 का यूज किया, CO2 का उपयोग किया, लेकिन वो C14 रेडियो एक्टिव कार्बन से थी। C14, ये CO2 यहाँ की थी, रेडियो एक्टिव थी, C14 की। चूंकि कार्बन के कितने आइसोटोप हैं आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, C12, C13 एंड C14। इसको कितने आइसोटोप्स होते हैं? C12, C13, C14। लेकिन C14 से इन्होंने CO2 लिया रेडियो एक्टिव, इसका इन्होंने यूज किया। कैसे इन्होंने प्रयोग किया? एक इन्होंने जार लिया, ध्यान से इसको देखिएगा, एक जार लिया, इसमें उन्होंने ग्रीन एल्गी, उस ग्रीन एल्गी का नाम था क्लोरेला, CHLORELLA, क्लोरेला, यह है ग्रीन एल्गी है। इसको इन्होंने इस जार में लिया और CO2 को उन्होंने इसमें भेजा। जब CO2 को उन्होंने स्क्रीन एल्गी में भेजा तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक हुई, तो उन्होंने टाइम इंटरवल दे करके इस एल्गी को यहाँ से निकाला और किल करके उसके क्लोरोप्लास्ट को निकाल में जो केमिकल्स था उसकी इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक प्रोडक्ट पहले ए इन्होंने देखा, इसमें रेडियो एक्टिव पाया। उसके बाद दूसरा ए के साथ इन्होंने आर देखा, इसको भी रेडियो एक्टिव पाया। ए के साथ आर के साथ एक एल भी प्रोडक्ट पाया, इसको भी रेडियो एक्टिव पाया। इस तरह से इन्होंने देखा कि ये प्रोसेस जो चल रहा है डार्क रिएक्शन का, ये 3 फेज में चल रहा है। इन्होंने 3 फेज का नाम दिया। एक को उन्होंने कहा कार्बोक्सिलेशन, दूसरे को उन्होंने कहा रिडक्शन और तीसरे को उन्होंने कहा रीजनरेशन। इस तरह से डार्क रिएक्शन जो है 3 पेजों में चलती है, इन्होंने डिस्कवर किया। पहला फेज क्या है? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा फेज क्या है? रिडक्शन। और तीसरा फेज क्या है? रीजनरेशन। ये इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया क्लोरेला एल्गी पर और उन्होंने ये फाइंडिंग किया, ये फाइंड किया, निष्कर्ष उन्होंने निकाला। तो ये प्रैक्टिकल इन्होंने अपनी डिस्कवरी में थोड़ा सा बुक्स में लिखा गया है। इसमें ये कौन सी टेक्निक है, कौन सा इन्होंने एल्गी पर लिया और ये 3 स्टेप उन्होंने देखा। और एक चीज इन्होंने और देखा, जो प्रोडक्ट बन रहा है, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो PGA है। PGA स्टेबल कार्बन प्रोडक्ट है। ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। फास्फोग्लिसरेट, 3 फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसमें। इसी के आधार पर उन्होंने कहा ये C3 साइकिल है और जो प्लांट्स इसमें होते हैं इनको C3 प्लांट कहा गया। C3 प्लांट जिसमें ये प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो 3 कार्बन का होता है, इसको C3 प्लांट्स बोलते हैं। उसी तरह से जिसमें 4 कार्बन का प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, उसको हम C4 प्लांट कहते हैं। इसी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के आधार पर इस प्लांट का क्लासिफिकेशन हो गया C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। आज हमको C3 साइकिल पढ़ना है C3 प्लांट्स में। एक तो ये हो गया। दूसरा, डार्क रिएक्शन उन्होंने क्या बताया? डार्क रिएक्शन में 2-3 चीजें उन्होंने बताया कि डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 फिक्स होती है किसमें? ग्लूकोज में बदलती है, फिक्सेशन होता है। यानी इनऑर्गेनिक CO2 और H2O
CO2 और H2O या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल जाते हैं ग्लूकोज में, C6H12O6 में बदलते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी CO2 और H2O ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी ग्लूकोज में बदलते हैं। CO2 का फिक्सेशन होता है एक चीज, और दूसरी चीज उन्होंने बताया कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, और इस तरह के प्लांट को C3 प्लांट कहते हैं। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला। 2 चीजें इसमें और हमें जानने की जरूरत है, तो क्योंकि ये साइकिल अभी केल्विन साइकिल हम जब पढ़ेंगे तो लाइट रिएक्शन से हम लोगों को क्या मिला था, क्योंकि डार्क रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, एक तो होता है ATP, दूसरा NADPH, ये लाइट रिएक्शन से आया था। ATP NADPH, उसके बाद इसमें CO2 भी हम यूज करेंगे। डार्क रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, ATP और NADPH लाइट रिएक्शन से आया। CO2 हम फिक्सेशन करेंगे, CO2 यूज होगा। 2 प्रोडक्ट और इसमें आपको जानने की जरूरत है। पहला है RUBP और तीसरा है रूबिस्को। इस दोनों प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है आज। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम आपको बता दें, क्योंकि इसके बाद रूबिस्को और RUBP ये दोनों बार बार आएंगे। C4 साइकिल में भी आएगा, C2 साइकिल में भी आएगा, केल्विन साइकिल में तो आएगा ही। तो ये दोनों प्रोडक्ट नई चीजें हैं। ATP कोई नई चीज नहीं है, लाइट रिएक्शन से बना है। NADPH भी लाइट रिएक्शन से बना है। CO2 हम जानते ही हैं, लेकिन RUBP और रूबिस्को ये 2 चीजों के बारे में अब जानकारी हो जाए, क्योंकि ये दोनों सब अगेन एंड अगेन आएंगे। पहले हम देखते हैं RUBP। देखिए RUBP, इसका RUBP का पहले फुल फॉर्म हम जान जाएं, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। RU से मतलब है रिबुलोज, RIBULOSE। RU से मतलब रिबुलोज, और 1,5 बाइफॉस्फेट, ये इसका नाम है RUBP का। रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। इस कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लिया जाए। देखिए ये एक प्रकार का ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है। ये 5 कार्बन का एक शुगर है जो करीब करीब जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके सब के सब स्टोमा में पाया जाता है। जितने ग्रीन प्लांट इस सृष्टि में, इस जगत में जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, सब के स्टोमा में ये शुगर पाया जाता है। ये शुगर कौन सा है, ये पेंटोज शुगर है, एक चीज। दूसरा, ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है। जब केल्विन साइकिल चलेगी तो ये सबसे पहले RUBP ही CO2 को अटैच करता है, उससे उसको पकड़ता है, समझिए फर्स्ट एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज RUBP। 5C, इसमें 5 कार्बन कंपोनेंट हैं, और ये अक्सर हमको, ये शुगर है एक प्रकार का, ये आप देखेंगे बार बार अगेन एंड अगेन ये शब्द आएगा RUBP। तो RUBP के बारे में क्या जानकारी हुई कि दिस इज अ टाइप ऑफ शुगर, 5 कार्बन का शुगर होता है। ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है। सबसे पहले CO2 को यही एक्सेप्ट करेगा, यही पकड़ता है, यही अटैच करता है। और ये करीब करीब जितने ग्रीन प्लांट्स हैं सब के सब स्टोमा में पाया जाता है। ये कीटोन शुगर है। कीटोन का नाम आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कीटोन, दिस इज कीटोन शुगर। अब RUBP के बारे में आपको जानकारी हो गई कि दिस इज ए कीटोन शुगर ऑफ पेंटोज शुगर 5 कार्बन का होता है, और करीब करीब जितने ग्रीन प्लांट होते हैं सबके स्टोमा में पाया जाता है, और फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है।
अब आरयूबीपी के बारे में आप पूरी तरह से विज्ञ हो गए। अब आरयूबीपी जब भी शब्द आएगा आप इससे अननोन नहीं रहेंगे। इसका फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है याद करना, आरयूबीपी। आरयू का मतलब रिबुलोज 15, बी पी का मतलब है बाइफास्फेट। ये आरयूबीपी एक नया शब्द था, दो डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा। ये दिस इज कीटोन सुगर, ये मालूम हो गया आपको। दूसरा है रूबिस्को, RUBISCO, ये रिबोस्को क्या है? इसका फुल फॉर्म देखिए, रिबुलोज बाइफास्फेट, रिबुलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, इतना नाम है इसका। CO का मतलब कार्बोक्सिलेज और O का मतलब ऑक्सीजनेज, और RU का मतलब रिबुलोज, जैसे यहां था वैसे यहां भी RU का मतलब रिबुलोज, BI का मतलब बाइफास्फेट, CO यहां है कार्बोक्सिलेज ऑब्लिक ऑक्सीजनेज। ये दिस इज प्रोटीन। अब इसके बारे में समझें, फुल फॉर्म मालूम हो गया ना इसका, रिबुलोज बाइफास्फेट ऑक्सीजनेज या कार्बोक्सिलेज। अब इसका दो है, कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, इसको दोनों कहते हैं। अभी आगे क्लियर हो जाएगा आपको, अभी केवल इतना ही समझिए। पहले जानिए कि है क्या है रूबिस्को इज प्रोटीन, एक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? हेक्साडेसिमर प्रोटीन है। आप प्रोटीन के बारे में पढ़े होंगे, हेक्साडेसिमर, ये इस तरह का प्रोटीन है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो 16 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, 16 मॉलिक्यूल्स, जिसमें से 8 मॉलिक्यूल्स लार्ज हैं और 8 मॉलिक्यूल्स स्मॉल हैं। इससे ज्यादा स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है इसकी। क्यों? अब ये रिबोस्को क्या होता है? ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, इन द बायोस्फीयर, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को है। क्योंकि जितने ग्रीन प्लांट हैं सब के सब में रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसको मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जितने भी प्लांट, ग्रीन प्लांट होते, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो स्मॉल प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हायर प्लांट्स हो, जितने ग्रीन प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया से लेकर के साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी से लेकर के हायर प्लांट के जितने होते हैं, सब के सब में ये रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए इसको मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है रूबिस्को। और ये वर्क्स एज एंजाइम, ध्यान से समझिएगा इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में जानकारी हो गई। दिस इज प्रोटीन, हेक्साडेसिमर प्रोटीन, फुल फॉर्म इसको मालूम होगा रूबिस्को का। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। और इसका नेचर जो होता है, बिहेवियर जो होता है, बहुत अद्भुत चीज समझिएगा इसको। इसका बिहेवियर ड्यूअल होता है, ये दो तरह से बिहेव करता है। फर्स्ट बिहेवियर कार्बोक्सिलेज एंड सेकंड बिहेवियर ऑक्सीजनेज। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी अटैच करता है और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन को भी अटैच कर लेता है, फिक्स कर लेता है। ये रूबिस्को और आरयूबीपी में संबंध देखिए। रूबिस्को, आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करता है, फर्स्ट एक्सेप्टर है, लेकिन ये आरयूबीपी बिना रूबिस्को को काम नहीं करता। यानी जब तक रूबिस्को आरयूबी के पास जाएगा नहीं, तब तक आरयूबीपी काम नहीं करता है। और रूबिस्को जैसे कहेगा आरयूबीपी वैसे ही काम करेगा। यानी कि सब आरयूबीपी की सारी चाबी रूबिस्को के पास है। रूबिस्को आरयूबी को जैसे कहेगा वैसे काम करेगा। वो रूबिस्को कहेगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच करो,
कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करो तो वो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर वो कहेगा ऑक्सीजन को अटैच करो तो ऑक्सीजन को अटैच कर लेगा। यानी आरयूबीपी जो है वो रुबिस्को एंजाइम्स के आधार पे ही काम करता है। ये कभी कभी आरयूबीपी इसको CO2 से अटैच करेगा और कभी कभी आरयूबीपी ऑक्सीजन से अटैच कर लेगा। इसीलिए जब ये CO2 से अटैच होगा तब इसको कार्बोक्सिलेज कहेंगे, और जब ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तब इसको हम ऑक्सीजनेज कहेंगे। इसलिए रुबिस्को का ड्यूअल नेचर है, अद्भुत स्वभाव है इसका। कभी CO2 को अटैच कर लेगा, कभी ऑक्सीजन को अटैच कर लेगा। जब CO2 को अटैच करेगा तो कार्बोक्सिलेज हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन को अटैच करेगा तो ऑक्सीजनेज हो जाएगा। ये दोनों तरह से बिहेवियर करता है। इसलिए रुबिस्को का जो नेचर है, बिहेवियर है, ड्यूअल नेचर है। कब अटैच करेगा CO2 से, कब O2 से करेगा, इसके बारे में शॉर्ट जानकारी दे देते हैं, आगे हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एनवायरमेंट में तब ये रुबिस्को आरयूबीपी से कहेगा कि आप ऑक्सीजन को पकड़ लो। जब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तब ये रुबिस्को आरयूबीपी को कहेगा कि अब CO2 को पकड़ो। यानी जिसका कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आरयूबीपी ऑक्सीजन से अटैच होगा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये आरयूबीपी जो है वो CO2 से अटैच होगा। ये रुबिस्को एंजाइम्स इसको अटैच करवाता है, एंजाइम का काम करता है, कैटालिसिस का काम करता है। और जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, अभी तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन से अटैच होगा, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, CO2 से अटैच होगा। लेकिन अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया तो ये CO2 से अटैच करेगा, क्योंकि आरयूबीपी का फर्स्ट प्रेफरेंस एक्सेप्टर का होता है वो CO2 होता है। इसकी प्राथमिकता जो होती है वो CO2 को अटैच करती है, और रुबिस्को जो है वो प्रोटीन एंजाइम्स की तरह बिहेव करता है। आई होप कि आप आरयूबीपी और रुबिस्को के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये शब्द बराबर आएंगे आगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम डार्क रिएक्शन में क्या देखते हैं कि कितने कंपोनेंट भाग लेते हैं, ATP एंड NADPH व्हिच कम फ्रॉम लाइट रिएक्शन, CO2 भाग लेगा, आरयूबीपी और रुबिस्को एंजाइम भाग लेगा। आई होप कि आपको जो फैक्ट चीज है केल्विन साइकिल की वो मालूम हो गई होगी। अब हम चलते हैं केल्विन साइकिल। देखें, डार्क रिएक्शन के बारे में हम लोग आते हैं। केल्विन साइकिल जिसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, मोनो मिसनोमर है, पहले हमने बता दिया आपको। इसका कई नाम है, क्लियर हो गया आपकी बात। नाम मानना जरूरी है, कभी कभी दूसरे नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो केल्विन साइकिल कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, बायोसिंथेसिस फेज भी कहते हैं, पेंटोज शुगर रिडक्शन भी कहते हैं, कई नाम है इसके। लेकिन ज़्यादातर पॉपुलर C3 साइकिल या केल्विन साइकिल से, क्योंकि केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था। अब देखें आप, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल CO2 का फिक्सेशन होता है इसमें डार्क रिएक्शन में। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में चेंज होगा, ग्लूकोज बनेगा, और जितने लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं सब डार्क रिएक्शन में यूज किए जाएंगे। लाइट रिएक्शन में क्या बना था, ATP और NADPH। अब सेम चीजें वही बताई गई, प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्टिव ATP एंड NADPH एंड O2। डार्क रिएक्शन इज द यूज ऑफ ATP एंड NADPH। वही चीजें हैं, वही चीजें बताई गई हैं जिसको हम लोगों ने बता दिया। देखिए, ये लाइट रिएक्शन का थोड़ा सा इसमें चर्चा कर दिया गया है। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो डार्क रिएक्शन में अब आ रहे हैं। डार्क रिएक्शन में CO2 और ATP और NADPH ये जाएगा तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा। अब देखते हैं केल्विन साइकिल हमारी चलती कैसे है। ध्यान से केल्विन साइकिल को देखिएगा, क्योंकि केल्विन साइकिल हमेशा आपको पढ़ने को मिलेगा। C2 साइकिल पढ़ेंगे, फोटो रिस्पिरेशन, तो उसमें भी केल्विन साइकिल आपको पढ़ना पड़ेगा। C4 साइकिल पढ़ेंगे C4 प्लांट में, तो उसमें भी केल्विन साइकिल पढ़ना पड़ेगा, और केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए केल्विन साइकिल ठीक से अगर पढ़ लेंगे, इतने कितने प्रोडक्ट किस स्टेप पे क्या बन रहे हैं, तो आपको C2 साइकिल C4 साइकिल क्लियर हो जाएगा। इससे बड़ा ध्यान से इसको देखने की जरूरत है कि केल्विन साइकिल कैसे चलती है। पहली चीज, केल्विन साइकिल कहाँ चल रही है, स्ट्रोमा में।
क्योंकि लाइट रिएक्शन थैलेक्लाइड्स के मेम्ब्रेन पे चला, उसने एटीपी और एनएडीपी बना दिया, स्ट्रोमा में आ गया। अब स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल चलेगी। अब केल्विन साइकिल यूज किसका करेगी? CO2 का, एटीपी का, NADPH का, RUBP का और रूबेस्को का। इतने 5 कंपोनेंट ये यूज करेगा यहां। देखें फर्स्ट स्टेप देखें, ये RUBP है। RUBP के बारे में हमने आपको बता दिया। अब RUBP का एक स्ट्रक्चर है, यह हो गया। RUBP CO2 मॉलिक्यूल को पकड़ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ रूबेस्को एंजाइम। क्यों? क्योंकि RUBP हमने बताया था ये शुगर है, कीटोज शुगर है, ये फर्स्ट स्टेप्टर ऑफ CO2। सबसे पहले CO2 को यही पकड़ेगा, यही अटैच करेगा, यानी इनिशिएट करेगा। RUBP दिस इज ए शुगर स्टार्ट या इनिशिएट द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को इनिशिएट करता है RUBP। RUBP के बारे में ज़्यादा जानकारी हमने पूरा बता दिया है, केवल RUBP और उसको बोलते जाएंगे बस। RUBP क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में इनिशिएटर है 5C कार्बन का, 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। ये CO2 को अटैच करेगा, रूबिस्को एंजाइम इसकी मदद करेगा और ये बनाएगा क्या? PGA बनाएगा, फास्फोग्लिसरेट। इसको फास्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। ये क्या बनाएगा? फास्फोग्लिसरेट। 3-फास्फोग्लिसरेट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट, 3 कार्बन का है, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहा गया। फिर से देखें, RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, 5C कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये फर्स्ट इनिशिएट या फर्स्ट स्टेपर ऑफ CO2, ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा, रूबिस्को एंजाइम इसकी हेल्प करेगा। ये क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा फास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट ये 3C कार्बन का कंपाउंड है। पहला स्टेप ये समझ में आ गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। देखिए एक चीज और ध्यान से समझ लें आप, पहले इसको समझ लें तब उसको समझाता हूं। देखिए ये डार्क रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में पूरा होती है: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ये पहले हम बता दिए। केल्विन साइकिल 3 में, पहले स्टेप में देखिए, फिर मैं चलता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। RUBP फर्स्ट स्टेपर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ये रूबिस्को एंजाइम्स की मदद से अटैच करेगा इसको और ये बनाएगा क्या? फास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट या इसको फास्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। ये नाम से मत कंफ्यूज होइएगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड भी या फास्फोग्लिसरेट, 3-फास्फोग्लिसरेट इसका नाम है। पहला कंपाउंड बन गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी CO2 का फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप में हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप में 6 ATP, अब ये फास्फोग्लिसरेट जो होता है 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेट में चेंज होता है। यहां एक कंपाउंड और बनता है, उसको नहीं लिखा गया है, 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेट। एक और छोटा सा कंपाउंड बनता है यहां, 6 ATP इसमें लगेगा, तो ये आपका फास्फोग्लिसरेट या 3-फास्फोग्लिसरेट चेंज होगा किसमें? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेट या 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड। नाम से मत कंफ्यूज होगा यहाँ, चाहे आप फास्फोग्लिसरिक एसिड कहिए चाहे फास्फोग्लिसरेट कहिए, यहाँ 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेट कहिए या 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड कहिए। अब ये फास्फोग्लिसरेट जो है चेंज होगा किसमें? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरेट। अब इसका जो है वो रिडक्शन होगा,
इसका 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होगा। रिडक्शन में NADPH यूज होगा, जो लाइट रिएक्शन से आया था। यहाँ 6 NADPH यूज होगा। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP। RUBP हम लोग जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स अगर है तो यहाँ 15 कार्बन हो गए 5, और यहाँ पे C कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के, तो यहाँ हो गए 18C। और उसी तरह से यहाँ भी, इसमें भी आपके 18C हो गए, 18 कार्बन 18 कार्बन। क्यों? क्योंकि एक RUBP में 5 कार्बन, तो 3 में हो गए 5 यानी 15। 3 कार्बन 3 मॉलिक्यूल आपके CO2 के हैं, तो 3C जो है वो CO2 हो गया, तो यहाँ पे कितने हो गए 18C, 18 कार्बन हो गए। और जब ये इसका चेंज हुआ, इसमें 6 ATP लिया है, चेंज हो गया 6 ADP में, तो ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट हो गया या 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई 18, यहाँ भी है। अब इसका रिडक्शन हुआ, किसका 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कैसे हुआ? यहाँ पे 6 यानी 6 NADPH, यह 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ 6 मॉलिक्यूल है ना, यहाँ 6 मॉलिक्यूल है, तो 6 यहाँ पे NADH आ गया, ये चेंज होकर के NADP हो गया। अब ये 6 NADPH इसको रिड्यूस किया, तो ये बन के आ गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, GA3P, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, या आपकी बुक्स में लिखा है ट्रायोज फास्फेट। इसका नाम ट्रायोज फास्फेट भी लिखा है। कुल मिलाकर के इसको ट्रायोज फास्फेट भी कहते हैं या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ भी देखिए 6 मॉलिक्यूल है, ये 6 मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ भी कार्बन की संख्या कितनी हुई 18C ही है। अब देखिए कार्बन के मॉलिक्यूल की संख्या 18C कार्बन यहाँ है, 18C कार्बन इस स्टेप पे भी है, 18C कार्बन यहाँ पर भी है। रिडक्शन जब हो गया इसका, तो क्या बन गया ट्रायोज फास्फेट या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स में 18 कार्बन यहाँ भी हैं। अब क्या होगा? अब यहाँ से फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ट्रायोज फास्फेट से एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का निकल जाएगा। देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ GA3P यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ट्रायोज फास्फेट TP। नाम से मत कंफ्यूज होइए। GA3P यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट या फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ट्रायोज फास्फेट, इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो अलग हुआ। अब ये मॉलिक्यूल यहां पे कहा गया, ये जाएगा स्टार्च फॉर्मेशन में, शुगर फॉर्मेशन होगा। देन जो बचा, कितना बचा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ GA3P बच गया, यानी फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 5 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल्स बने। यानी कितने कार्बन है यहाँ? अब यहाँ हो गए 15 कार्बन, 3 कार्बन लेके अलग हो गया। एक मॉलिक्यूल जब GA3P का निकला फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का, तो 3 कार्बन निकल गए, तो यहाँ कितना बच गया 15C बच गया। अब इसका रीजनरेशन होगा, इसमें ATP 3 ATP लगेंगी, 3 ATP में बदल जाएंगी, ये इसका रीजनरेशन होगा। तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP फिर बन गए, क्योंकि 15C है 15C है, यहाँ भी 15C आ गया। ये साइकिल पूरी हो गई। दिस इज द केल्विन साइकिल। एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि इस साइकिल को पूरी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। आगे चल करके इसी साइकिल का अगेन एंड अगेन रिपीटिशन होता रहेगा समय समय पर। अब देखें पहला क्या हुआ, इनिशिएटर कौन है? RUBP, रिबुलोज 1,3 बाईफॉस्फेट, नाम बता दिए थे, इसके बारे में पूरी चर्चा हो गई है।
इसका 3 मॉलिक्यूल्स हुआ, 3 मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं इसका। 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ कार्बन कितनी हो गई, एक में 5 कार्बन थे तो 3 मॉलिक्यूल्स पे 15 कार्बन हो गए। 3 CO2 भी हो गया, इसमें 3 C कार्बन आ गए। इसका क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, फर्स्ट स्टेप। ये चेंज किसने हुआ, ये चेंज हो गया। 6 मॉलिक्यूल कितना बन गया, इसको फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड। अगर इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 18 C मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये C है। 6 मॉलिक्यूल है, एक में 3 है, 3 कार्बन का ये कंटेंट है ना फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या फास्फोग्लिसरिक एसिड। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है केल्विन साइकिल में वो 3 कार्बन का होता है। तो यहाँ 3 कार्बन है और 6 मॉलिक्यूल्स है, तो 18 C यहाँ हो गए। देखिए कार्बन की संख्या देखते जाइए, हिसाब किताब बराबर रहे। देन इसका फिर ये एनर्जाइज होकर के 6 ATP लेकर के चेंज हो गया। किसमें चेंज हुआ, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट या 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसका अब रिडक्शन होगा। ये कंपाउंड यहाँ नहीं लिखा गया था, लिख देने से आसानी हो जाएगी। 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट। अब इसका जब रिडक्शन होगा इसमें 6 मॉलिक्यूल यहाँ है ना, अब 6 मॉलिक्यूल यहाँ है, 6 मॉलिक्यूल 6 NADP भी लगेगा इसके रिडक्शन में। 6 NADP लगेगा, 6 NADP में चेंज हो गया। अब ये रिड्यूस होकर के क्या बना, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट, या आपकी बुक में लिखा है ट्रायोज फास्फेट TP। इसमें भी कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल से, इसमें भी 18 C कार्बन है। अब इसका एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कहाँ चला जाएगा, C6H12O6 बनाएगा। एक मॉलिक्यूल मतलब 3 कार्बन निकल गए, 3 कार्बन निकल गए। अब कितने बचे, 15 कार्बन लेकर के आगे बढ़ गया। अब इसका रीजनरेशन होगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ GA3P का, यानी फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 5 मॉलिक्यूल का रीजनरेशन होगा। इसमें ATP की जरूरत पड़ेगी, 3 ATP लग जाएगा, ADP में चेंज हो जाएगा। ये रीजनरेशन जब होगा तो 3 मॉलिक्यूल्स आप फिर आपके RUBP बन जाएंगे। ये दूसरी साइकिल में चला जाएगा, फिर कार्बन को पकड़ेगा, फिर ये साइकिल अगेन एंड अगेन होती रहेगी। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इसमें कार्बन की संख्या देखिए, 3 मॉलिक्यूल लेके हम चले थे, 3 मॉलिक्यूल RUBP के लेके चले थे, 3 आपका COT के लेके चले थे। डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, यहाँ भी आपके 18 C हो गए, यहाँ भी 18 C हो गए, यहाँ भी 18 C हो गए। एक मॉलिक्यूल लेके जब निकल गया तो 15 C हो गए। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 15 C ये RUBP फिर जनरेट हो गया। ये साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहती है। हमने 3 मॉलिक्यूल इसलिए लिया जिससे एक मॉलिक्यूल आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फास्फेट बने और आधे मॉलिक्यूल इसमें बन रहा है। ये जो आपका ग्लूकोज है 6C6H12O6 का आधा बन रहा है 3 मॉलिक्यूल में, और पूरा बनने के लिए 6 मॉलिक्यूल चाहिए। क्या, CO2। और जब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन जाएगा। एक कार्बन साइकिल ध्यान रखने की जरूरत है, एक केल्विन साइकिल में एक CO2 यूज होती है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार यह साइकिल चलेगी। हमने 3 इसलिए ले लिया क्योंकि कार्बन को हिसाब किताब जोड़ने में समझने में आसानी हो। जब 3 मॉलिक्यूल हमने लिया RUBP का तो 3 CO2 का भी आया, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज के बने आधे बने। अगर पूरा बनाना होगा तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। मीन्स क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने के लिए केल्विन साइकिल को 6 मॉलिक्यूल लेना होगा, 6 CO2 और 6 RUBP। अगर एक बार लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे तो यह साइकिल 6 बार चलेगी, और 6 एक ही बार ले लेंगे तो एक ही बार में पूरी हो जाएगी। समझने के लिए हमने 3 मॉलिक्यूल लिया था, आधा बना, और जब एक बार और साइकिल चलेगी 3 वाली, तब जाकर के पूरा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फिक्स होगा। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, चेंज होती है इनटू ग्लूकोज में केल्विन साइकिल में डिकार्बोक्सिलेशन और रूबिस्को एंजाइम की माध्यम से। यहाँ देखिए रूबिस्को एंजाइम है, ये रूबिस्को एंजाइम इसको
हेल्प कर रहा है। रोबेस्को एंजाइम के बारे में हमने पूरे बता दिया था आपको। तो इन दिस वे दिस साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन बाई डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ये तीनों स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। ये हो गई आपकी केल्विन साइकिल। वही है इसमें थ्योरी आप देखेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। थ्योरी एक बार देख लेते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में देखिए क्या हो रहा है, रिबोस डाइफॉस्फोर, ये 5 कार्बन कीटोज शुगर, इसकी चर्चा हो गई है। CO2 एक्सेप्टर है, इसकी चर्चा हो गई। कार्बोक्सिलेज, RUBP, कार्बोक्सिलेज एंड RUBP फिक्स, इसकी चर्चा हो गई है। सिंस द एंजाइम आल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन रूबिस्को, इसकी सब चर्चा हो गई। हम लोग इसको पढ़ लिया है कार्बोक्सिलेशन के बारे में। यानी कार्बोक्सिलेशन क्या है, CO2 का कार्बोक्सिलेशन होता है। CO2 RUP, इस CO2 का रूबिस्को एंजाइम के माध्यम से कार्बोक्सिलेशन करती है, तो ये बनता है फर्स्ट, ये 3 कार्बन प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल 3 कार्बन प्रोडक्ट। ये है आपका डीकार्बोक्सिलेशन है। और उसके बाद देखेंगे रिडक्शन, हमने बता दिया था, इसका रिडक्शन होता है। इस रिडक्शन में 6 NADPH यूज होते हैं। चेंज होकर के रिडक्शन में क्या बनता है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फोर, या इसको ट्राइस फास्फोर भी बोलते हैं। ये हो गया आपका रिडक्शन। एंड देन रिडक्शन के बाद रीजनरेशन हमने बता दिया आपको। रीजनरेशन किसका होगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल गया, कहाँ चला गया, ग्लूकोज पाथ में, ग्लूकोज बनाने में केवल 5 बचा। 5 मीन्स 15 कार्बन, इसका रीजनरेशन होगा जिसमें ATP की जरूरत होगी, और ये रीजनरेट करके 3 मॉलिक्यूल आपका बन जाएगा क्या, RUBP फिर बन गई। फिर साइकिल ये अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। यही हो गया रीजनरेशन। देखिए 2 NADPH आर रिक्वायर्ड, 3 ATP, यहाँ पे 3 ATP की जरूरत पड़ती है इसके रीजनरेशन में। ये हो गया आपका रीजनरेशन। अब आप क्या समझेंगे, लास्ट में देखिए हमने बताया कि एक मॉलिक्यूल CO2 यूज होगी तो यह साइकिल 6 बार चलेगी। 6 CO2 6 RUBP यूज होगा तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनने के लिए इस साइकिल को 6 बार चलानी होगी। अब देखिए ये है, इन क्या हुआ, 6 CO2 इन हुआ और 6 ATP और 12 NADPH लगा तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। इसमें 6 ADP और 12 NADP रिलीज हुआ। इस आंकड़े को मत भूलिएगा, मतलब एक ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए, यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 CO2 लगेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लगेगा, 18 ATP लगेगी और 12 NADPH लगेगी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये इतनी चीजें आएंगी तब ये बनेगा। ये आपका लास्ट जिस्ट है केल्विन साइकिल की। आई होप कि केल्विन साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं बस। केल्विन साइकिल मीन्स स्टडी किसने किया, इसको केल्विन ने किया। 3 स्टेप में पूरा होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। CO2 का फिक्सेशन होगा, यानी इनऑर्गेनिक CO2 और H2O इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक्स ग्लूकोज में चेंज होंगे। इसमें एक्सेप्टर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन सा है, RUBP। ये क्या है, एक प्रकार का कीटोज शुगर है। CO2 को एक्सेप्ट करेगा रोबेस्को एंजाइम्स के माध्यम से। इसका CO2 का फिक्सेशन होगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट 3 कार्बन आइटम, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहा गया। फिर ये आगे चल के चेंज हो जाएगा किसमें, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट या 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका अब रिडक्शन होगा। रिडक्शन के लिए आपको NADPH चाहिए, 6 NADPH लगेगा। रिड्यूस होगा किसमें, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, या इसको आपकी बुक में ट्राइफॉस्फेट भी लिखा है। अब ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस होकर ये बन गया, ये भी इसमें भी 80 का मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल ये बन गया। अब एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निकल के कहाँ चला गया, ग्लूकोज बनाने। अब कितना बचे, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ga3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के, ये रीजनरेट होंगे। रीजनरेशन के लिए इसमें 3 ATP लगेगी, रीजनरेट होकर 3 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP4 बन जाएंगे एंड देन CO2 को पकड़ेगा। ये साइकिल अगेन एंड अगेन चलती रहेगी। दिस इज, अब इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगेन एंड अगेन बन रहा है। यानी लाइट रिएक्शन से जो NADP यूज हो रहा है और ATP यूज हो रहा है, CO2 इन्वायरमेंट से आ रहा है। रोबिस्को एंजाइम और RuBP आपके क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में पहले से ही ऑलरेडी मौजूद हैं। रोबिस्को एंजाइम और RuBP, ये शुगर है, ये शुगर और ये एंजाइम, ये शुगर और प्रोटीन दोनों स्टोमा में हैं। CO2 इन्वायरमेंट से आया, ATP और NADPS लाइट रिएक्शन से आया। CO2 का फिक्सेशन होकर के ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च के रूप में प्लांट्स में जमा होता है, रहता है, यूज होता है भोजन के रूप में। दिस इज ऑल अबाउट द C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज कहिए या पेंटोज शुगर रिडक्शन कहिए, कुछ भी नाम है इसके, 4-5 नाम हैं। इस तरह से यह साइकिल आपकी चलती रहती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको 2-3 बार अगर आप देखेंगे, फिर मैं लास्ट में बता दूं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन होने के लिए 6 CO2 चाहिए, 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। और ये साइकिल 6 बार चलेगी तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। यानी केल्विन साइकिल 6 बार चलेगी जब एक CO2 आएगा। अगर आप 6 CO2 6 मॉलिक्यूल एक ही बार ले लेंगे तो एक मॉलिक्यूल आप बन जाएगा। 2-3 बार इसको पढ़ेंगे और किस स्टेप पे कौन सा एंजाइम बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कैसे इसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है, कैसे इसका रीजनरेशन हो रहा है, ATP कहाँ यूज हो रही हैं, ADP कहाँ यूज हो रही है, NADPH कहाँ यूज हो रही है। ये अगर आपको तो 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और ये याद करना ही पड़ेगा आपको। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।